वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फार्माकोलॉजी की यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा फार्मेकोकाइनेटिक्स। सो आज हम फार्मेकोकाइनेटिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं फार्मेकोकाइनेटिक को। व्हाट द बॉडी डज टू अ ड्रग। फार्मेकोकाइनेटिक का मतलब ये है कि हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या करते हैं, यानी बॉडी ड्रग के अंदर क्या क्या चेंजेस लेके आते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं फेजेस। सो फार्मेकोकाइनेटिक की कुछ फेजेस है। ठीक है, इसके लिए हम एक निमोनिक यूज करते हैं ADME। इसलिए निमोनिक से आपको ये जो फेजेस है ये याद रहेंगे। ठीक है, A से एब्जॉर्प्शन, B से डिस्ट्रीब्यूशन, M से मेटाबॉलिज्म और E से एलिमिनेशन। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे एब्जॉर्प्शन। ठीक है, सो एब्जॉर्प्शन को हम डिफाइन करते हैं एंट्री ऑफ ड्रग इनटू प्लाज्मा साइड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब ये है कि जिस साइड से हम ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं वहां से ड्रग की जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं प्लाज्मा को या जो ब्लड वेसल्स है उसको। ठीक है, अब एब्जॉर्प्शन दो तरीकों से है, एक है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या है, जब हम ड्रग को IV में देते हैं तो उसको एब्जॉर्प्शन की जरूरत नहीं होती, वो हम ऑलरेडी जो है वो ब्लड के अंदर ही एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास आता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में ओरल आता है, जब हम ड्रग ओरली लेते हैं तो सबसे पहले ये स्टमक में जाता है, स्टमक में ये डिजॉल्व होते हैं, मतलब स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट होता है और वहां से ये एब्जॉर्ब होता है, मतलब एंटर होता है ब्लड वेसल्स में। अब स्टमक के अंदर एब्जॉर्प्शन कम होता है तो ड्रग जो है ये फर्दर इंटेस्टाइन में जाता है और वहां से फिर ब्लड वेसल्स में एंटर हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है रिवर्सिबल मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम टू इंटरस्टिशियल फ्लूइड या इंट्रासेलुलर फ्लूइड। जब ड्रग की जो पार्टिकल है जब ये ब्लड वेसल के में एंटर हो जाते हैं तो वहां से फिर ये जो टारगेट ऑर्गन होता है या टारगेट टिश्यूज होता है ब्लड वेसल से ये बाहर इंटरस्टिशियल फ्लूइड या इंट्रासेलुलर फ्लूइड में एंटर हो जाते हैं। ठीक है, और वहां पे वो जो उनका एक स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होता है उसके साथ ये ड्रग के जो पार्टिकल्स है वो बाइंड हो जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म है बायोडिग्रेडेशन ऑफ ड्रग। इसका मतलब ये होता है कि जब ड्रग अपना एक्शन शो करता है तो इसके बाद ये मेनली लीवर में जाता है और लीवर में ड्रग की ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, ड्रग के अंदर कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं। ठीक है, वो एक्सक्रीशन के लिए ये मेटाबॉलिज्म जरूरी होता है। ठीक है, और इसके थ्रू ड्रग जो है ये डिटॉक्सिफाई भी होता है। फिर जो फोर्थ स्टेप है ये है एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ ड्रग एंड मेटाबोलाइट्स फ्रॉम बॉडी थ्रू यूरिन बाइल फीसेस। एलिमिनेशन में ये होता है कि जो ड्रग की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, रिमूव हो जाते हैं। ये ज्यादातर मोस्ट ड्रग जो है वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होते हैं, कुछ ड्रग जो है वो बाइल के थ्रू एक्सक्रीट होते हैं और कुछ जो है ये फीसिस के थ्रू एक्सक्रीट हो जाते हैं या रिमूव होते हैं। अब हम जो एब्जॉर्प्शन मैंने पढ़ा, जो मैंने डिफाइन किया, अब हम एब्जॉर्प्शन को पूरी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम GI ट्रैक्ट। अगर एक ड्रग हम ओरली लेते हैं तो ये ड्रग जो है ये ब्लड वेसल के अंदर कैसे एब्जॉर्ब होता है, इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है। ठीक है, तो ये जो मैकेनिज्म है ये डिपेंड करता है ड्रग की नेचर के ऊपर, ड्रग की साइज के ऊपर। डिफरेंट टाइप के मैकेनिज्म यूज होते हैं जिसके थ्रू ड्रग की जो पार्टिकल्स है ये ब्लड वेसल्स के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। सबसे पहला जो है ये पैसिव डिफ्यूजन है। पैसिव डिफ्यूजन ये होता है कि इसमें जो ड्रग मॉलिक्यूल है ये हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करता है। ठीक है, अब जब हम ड्रग ओरल लेते हैं, ठीक है, तो स्टमक के अंदर या इंटेस्टाइन के अंदर इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है और ब्लड वेसल के अंदर इसका कंसंट्रेशन कम होता है। तो ये स्टमक या इंटेस्टाइन की ल्यूमन से ब्लड वेसल्स में एंटर हो जाते हैं। ठीक है, अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये जो है ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब ये होता है कि ये
हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाते हैं, ठीक है। अब ये जो मॉलिक्यूल के मोमेंट्स होते हैं उसको एटीपीज की जरूरत नहीं होता, मतलब इस प्रोसेस के अंदर एटीपी यूटिलाइज नहीं होते, ठीक है। फिर वो ड्रग जो लिपोफिलिक्स होते हैं, जो लिपिड सॉल्युबल होते हैं, वो ज्यादातर पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू ही एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। फिर ड्रग जो है वो नॉन आयनाइज्ड होनी चाहिए। नॉन आयनाइज्ड का मतलब ये है कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। अगर इसके ऊपर कोई चार्ज होता है तो ये जो फास्फोलिपिड मेम्ब्रेन होता है फिर उसको क्रॉस नहीं करता है, ठीक है, वो उसको रिपेल करता है, ठीक है। फिर स्मॉल मॉलिक्यूलर साइज, मतलब ये है कि जो ड्रग जिसका साइज स्मॉल हो, जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, जो लिपोफिलिक हो, तो वो पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू ही एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। पैसिव डिफ्यूजन की दो टाइप है, एक है सिंपल डिफ्यूजन और दूसरा है फिल्ट्रेशन। सिंपल डिफ्यूजन में ये होता है कि जो ड्रग मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके वेसल के अंदर एंटर हो जाते हैं, ठीक है। फिल्ट्रेशन में ये होता है कि फिल्ट्रेशन में जो हाइड्रोफिलिक ड्रग होते हैं ना, वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करता, बल्कि के भी जो फोर होते हैं ना उसके थ्रू ये एंटर हो जाते हैं ब्लड वेसल में, ठीक है। फिर हमारे पास आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में यही होता है कि हाई कंसंट्रेशन से ड्रग जो है वो लोअर कंसंट्रेशन में जाता है, लेकिन इसमें असिस्टेंस यानी हेल्प की जरूरत होता है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स होता है, ठीक है, जो कि कैरियर का काम करता है। ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में एक प्रोटीन्स होता है, ठीक है, ये प्रोटीन जो है ये कैरियर का काम करता है। ये इस ड्रग को वेसल्स के अंदर मूव करता है, ठीक है। अब जो ड्रग मॉलिक्यूल जिसका साइज लार्ज हो, ठीक है, जो हाइड्रोफिलिक्स हो, ठीक है, वो ड्रग इस मेम्ब्रेन को डायरेक्ट क्रॉस नहीं करता, ठीक है। इसके लिए वो एक कैरियर की जरूरत होता है, एक चैनल्स की जरूरत होता है, ठीक है। उसके थ्रू ये ड्रग के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स है, ये ब्लड वेसल के अंदर एंटर हो जाते हैं, ठीक है। अब जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होते हैं वो जो ड्रग मॉलिक्यूल जो पोलर होते हैं, पोलर ये मैंने बताया कि इसके ऊपर कोई चार्ज हो, ठीक है। कम्पिटेटिव इनहिबिशन। अब कम्पिटेटिव इनहिबिशन का मतलब ये होता है कि कुछ ड्रग की जो मॉलिक्यूल है, कुछ ड्रग जो है ना, ये इस मूवमेंट को क्या करता है, इस मूवमेंट को ये इनहिबिट करता है, ठीक है। फिर ये जो ड्रग है वो इस कैरियर प्रोटीन के थ्रू ब्लड वेसल में एंटर नहीं होता। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ये होता है कि ड्रग मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन से ये हाई कंसंट्रेशन में मूव करता है, ठीक है। ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है कि ये लोअर कंसंट्रेशन से मूव करता है हाई कंसंट्रेशन में, ठीक है। ये जो प्रोसेस होता है ये एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस होता है, इसमें एटीपी की जरूरत होता है। इस प्रोसेस के लिए एटीपी चाहिए होता है, ठीक है। एटीपी के बगैर ये प्रोसेस नहीं होता, ठीक है। फिर जो ड्रग जिसका साइज जो है ये लार्ज हो, हाइड्रोफिलिक हो, तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट मैकेनिज्म जो है ये है एंडोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस में ये होता है कि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन इसको एंगल्फ कर लेता है, ठीक है। अब जब सेल मेम्ब्रेन इसको एंगल्फ कर लेता है, ठीक है, तो ये फिर सेल्स के अंदर इसका एक वेसिकल बनता है, इसको हम कहते हैं एंडोसोम, ठीक है। फिर वो जो वेसिकल्स होता है ना, वो फिर एक्सोसाइटोसिस के थ्रू क्या हो जाता है, एक्सोसाइटोसिस के थ्रू ये वो सेल्स के बाहर क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, ठीक है। अब इसके एग्जांपल जो है ये विटामिन B12 है। अगर विटामिन B12 हम लेते हैं, ठीक है, तो इसकी एब्जॉर्प्शन जो है ये एंडोसाइटोसिस के थ्रू ही होता है, ठीक है। विटामिन B12 को सबसे पहले वो जो सेल मेम्ब्रेन है उसको एंगल्फ कर लेता है, फिर उसका एक वेसिकल बनता है, फिर एक्सोसाइटोसिस के थ्रू ये बाहर रिमूव हो जाता है, मतलब फिर ये वेसल के अंदर जो है ये एंटर हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे फैक्टर इफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन, ठीक है। हम कुछ फैक्टर पढ़ेंगे जिसके थ्रू जो है, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन जो है ये इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। सबसे पहले हमारे पास आता है पीएच। अब पीएच जो है, पीएच अफेक्ट ड्रग आयनाइजेशन, ठीक है। मतलब पीएच की वजह से ड्रग जो है उसका जो आयनाइजेशन का मतलब होता है चार्ज, उस पे इफेक्ट आता है। किस तरह इफेक्ट आता है, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो एसिडिक ड्रग है उसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन एसिडिक एनवायरनमेंट में ही होता है।
क्योंकि एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। अब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा तो जो सेल मेम्ब्रेन है उसको रिपेल नहीं करेगा तो इसके एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होंगे। ठीक है, अगर एसिडिक ड्रग है, ठीक है, ये बेसिक एनवायरनमेंट में इसकी एब्जॉर्प्शन कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि बेसिक एनवायरनमेंट में इसके ऊपर चार्ज आएगा। कैसे चार्ज आएगा? ये एसिडिक ड्रग जो है ये हाइड्रोजन आयन को क्या करेगा? इसको डोनेट करेगा। अब जब ये हाइड्रोजन आयन को डोनेट करेगा तो इसके ऊपर चार्ज आएगा, और चार्ज आने की वजह से ये क्या हो जाएगा? ये आयनाइज्ड हो जाएगा और सेल मेम्ब्रेन जो है इसको रिपेल करेगा। ठीक है, ये सारा मैंने इसमें डिस्कस किया हुआ। अब बेसिक ड्रग है, ठीक है, सो बेसिक ड्रग का बेसिक एनवायरनमेंट में इसकी एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होगी क्योंकि वहां पे इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है, बेसिक ड्रग है तो एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर इसकी एब्जॉर्प्शन कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि एसिडिक एनवायरनमेंट में इसके ऊपर चार्ज आएगा। ठीक है, और चार्ज की वजह से फिर वो मेम्ब्रेन इसको रिफिल करेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये है ब्लड फ्लो टू एब्जॉर्प्शन साइट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर ब्लड फ्लो ज्यादा होगा तो ड्रग की एब्जॉर्प्शन भी मैक्सिमम होगी। ठीक है, इसमें जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में स्टमक की निस्बत इंटेस्टाइन को ब्लड ज्यादा मिल रहा होता है, मतलब ज्यादा ब्लड फ्लो होता है। इस वजह से इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है और जो स्टमक है उसमें एब्जॉर्प्शन कम होता है। अब कुछ कंडीशंस होते हैं जिसमें ड्रग की अगर हम ओरली लेते हैं तो फिर इसकी एब्जॉर्प्शन कम होंगे। शॉक, अब शॉक में ये होता है कि शॉक में ब्लड फ्लो, ओवरऑल ब्लड फ्लो जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हाइपोवोलेमिक शॉक हो गया या कार्डियोजेनिक शॉक हो गया। ठीक है, जिसमें ब्लड बॉडी से अगर लॉस हो गया या फ्लूइड लॉस हो गया तो इसमें ओवरऑल ब्लड फ्लो जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से ड्रग की एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, सो इस कंडीशन में फिर हम ड्रग ओरली नहीं देते हैं। ठीक है, क्योंकि ओरली फिर उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत कम होंगी, उसमें हम डायरेक्ट आईवी में देते हैं। ठीक है, फिर ये है टोटल सरफेस एरिया। लार्ज सरफेस एरिया, अगर मतलब जो एब्जॉर्प्शन साइट है उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगी तो ज्यादा से ज्यादा ड्रग की जो मॉलिक्यूल है वो एब्जॉर्प्शन साइट के साथ कांटेक्ट में होगी, और जितना ज्यादा मॉलिक्यूल कांटेक्ट में होगी उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगी। ठीक है, अब अगर हम इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो वहां पे जो है वो माइक्रोविलाई है। माइक्रोविलाई जो है ये सरफेस एरिया को क्या करता है? इंक्रीज करता है। अब सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन जो है ये ज्यादा है और स्टमक जो है उसमें एब्जॉर्प्शन कम है। ठीक है, कंटेक्ट टाइम। अब कंटेक्ट टाइम का क्या मतलब है? कंटेक्ट टाइम का मतलब ये है कि ड्रग मॉलिक्यूल एब्जॉर्प्शन साइट के साथ कितने टाइम के लिए ये कांटेक्ट में रहते हैं। ठीक है, अगर ड्रग मॉलिक्यूल जो है ये ज्यादा टाइम के लिए एब्जॉर्प्शन साइट के साथ कांटेक्ट में रहते हैं तो इस सिचुएशन में एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी। ठीक है, और अगर कम टाइम के लिए ये कांटेक्ट में रहते हैं, ठीक है, तो इसकी एब्जॉर्प्शन कम होगी। ठीक है, जैसे कि अगर गैस्ट्रिक मोटिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ पी ग्लाइकोप्रोटीन। अब कुछ ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि लीवर है या किडनी है या ब्लड ब्रेन बैरियर्स होते हैं, इसका जो सेल मेम्ब्रेन होता है ना उसकी सरफेस पे एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन होता है, पी ग्लाइकोप्रोटीन। अब ये पी ग्लाइकोप्रोटीन क्या करता है? ये इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर का काम करता है। मतलब ये है कि जब ड्रग सेल के अंदर आ जाता है तो ये प्रोटीन उस ड्रग मॉलिक्यूल को सेल से बाहर मूव करता है। ठीक है, तो जहां पे पी ग्लाइकोप्रोटीन ज्यादा होंगे वहां पे एब्जॉर्प्शन जो है वो कम होगा। ठीक है, अब कुछ ड्रग होता है, ठीक है, जो इफ्लक्स मैकेनिज्म के थ्रू सेल से बाहर मूव होते हैं, जैसे कि कुछ कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स है या जो एंटीबायोटिक्स है, इसमें जो फिनिसिलिन है इसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें यह इफ्लक्स मैकेनिज्म के थ्रू वो जो ड्रग का जो मॉलिक्यूल्स है वो सेल से बाहर मूव होता है। ठीक है, फिर ये जो मैकेनिज्म होता है ये भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही होता है, मतलब इसमें एटीपी जो है वो यूटिलाइज होते हैं। ठीक है, एटीपी के थ्रू ही ये सारा प्रोसेस हो जाता है।